हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो चलो चलते हैं यहाँ पर क्लास की शुरुआत करते हैं। ज़रा देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चंस का जितना भी डिटेल एनालिसिस होगा उसको ज़रूर से लिखा कीजिए, क्योंकि ज़रूर नहीं सवाल आपका वन लाइनर में ही आए। आजकल क्वेश्चंस है वो स्टेटमेंट बेस भी आते हैं। तो चलो, पर्टिकुलर सेशन है वो आपका हर एग्ज़ाम को कवर करेगा, चाहे एनडीए हो, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, सीईटी, सब के लिए। क्योंकि जीएस, जीके और करंट अफेयर ऐसा है किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं बदलता। तो चलो शुरू करते हैं। आइए ज़रा शुरुआत करते हैं यहाँ पे थॉट ऑफ डे के साथ में। उम्मीद करेंगे आप कॉपी पेन रेडी रखिएगा। चलो, थॉट ऑफ डे। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता से नहीं, शर्म नहीं, सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। इसीलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको लंबी रेस चलनी ही पड़ती है। आपको किसी चीज़ों से निंदा नहीं करनी। आप आगे बढ़ रहे हो मतलब किसी एक से अलग ही जा रहे हो, तो इस चीज़ से भटकना मत कभी। दे रखा है आपकी सीनियर एडवोकेट जनरल R. Venkatramani appointed as the new Attorney General of India for a 3 year। 3 ईयर के लिए आर वेंकटरामी उनको अपॉइंट किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। बस क्वेश्चन ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपके छपेगा। अटॉर्नी जनरल के लिए जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल नंबर कितना है, 76। क्वेश्चन नंबर ये भी पूछ ले। और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया वो भी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल है, या इनको लीगल एडवाइजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बोल सकते हैं। जबकि स्टेट गवर्नमेंट का होता है उनको बोलता है एडवोकेट जनरल। कौन सा बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। और अटॉर्नी जनरल का जो टेन्योर होता है वो एज लाइक सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है ना, उनके अनुसार होता है 65 ईयर। 65 ईयर या 6 ईयर, जो भी होता है एक पर्टिकुलर होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर इनको अपॉइंट किया गया सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरामी को। बस क्वेश्चन यही पूछेगा, सीनियर कौन थे, न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है 3 ईयर के लिए, आर वेंकटरामी। इससे पहले कौन थे, के वेणुगोपाल, जिनका टाइम एक्सटेंड किया गया था, बट अब कौन है, आर वेंकटरामन। ये देख लो, फ्लावर ब्लू पर्पल, कितनी अच्छी सेल्फी ले रहे हैं, सब फोटोग्राफी हो रही है यहाँ पे मम्मी पापा के साथ, सब अपने अपने। चलो क्वेश्चंस क्या पूछेगा उसके अंदर चलते हैं अपन। क्वेश्चन है, वंस एवरी 12 ईयर नील करुंजिनी फ्लावर ब्लूम इन विच स्टेट। कौन से ईयर में 12 साल के बाद में पहली बार ये नील करुंजी के फूल खिले गए। बस यही है, ये क्या हुआ 12 साल के बाद में, 12 ईयर के बाद में पहली बार खिले हैं। तो ये खिले हैं आपके कर्नाटका में। कहाँ, कौन सी जगह, कर्नाटका में ये खिले गए हैं। बात करते हैं ये क्या 12 से 16, 12 to 16 ईयर के बाद खिले, 12 to 16 ईयर के बाद में ये खिले। ड्यू टू, खिलने की वजह क्या है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो फ्लावर है ट्रॉपिकल क्लाइमेट या ब्लू पर्पल कलर के फ्लावर खुले हैं बहुत टाइमों बाद, बहुत टाइम, आई मीन देखा तो 12 ईयर बहुत होता है। और ये मोस्ट ऑफ कहाँ पे पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। पर अभी खुलेगा कहाँ पे खिला है ये, कर्नाटका के अंदर। कौन सी जगह है, सोला फॉरेस्ट इसके लिए बेस्ट पैलेस है। कौन सा है, सोला फॉरेस्ट। बस क्वेश्चन यही पूछता है कौन सा फॉरेस्ट है, सोला फॉरेस्ट। कौन सी जगह पे, सेवरॉय हिल, सेवरॉय हिल आंध्र प्रदेश। एंड अगर बात की जाए नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये साउथ के में अंदर मिलती है और इनकी हाईएस्ट पीक का नाम है डोडा बेटा। ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कभी कभी एसएससी वालों, ध्यान रखना। नीलगिरी हाईएस्ट पीक क्या साउथ में, डोडा बेटा। और इराविकुलम नेशनल पार्क है वो कहाँ में पड़ेगा,
केरला के अंदर। और ये जो फ्लोर है ये IUCN की कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? इंडेंजर्ड कैटेगरी। यूपीएससी के लिए ये क्वेश्चन बनता है, IUCN की कौन सी कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में। फैक्ट चेक, इट इज नीलाकुरिंजिनी ब्लूमिंग चिकमंगलुरु। कौन सी एरिया? चिकमंगलुरु। फिर बात करते हैं वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई हार्मिंग किसके लिए था? ये कॉटन के लिए आया था। क्वेश्चन ये पूछेगा यूपीएससी में कि वाइट फ्लाई हार्मिंग कौन से पौधों में या देखा गया हाल फिलहाल प्लांट्स में? ये कॉटन के अंदर देखा गया, महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर। बात करते हैं फ्लावर फेस्टिवल। फ्लावर फेस्टिवल हुआ था बंदुकुंबा फेस्टिवल तेलंगाना के अंदर। इसको बंदुकुंबा फेस्टिवल भी बोलते हैं तेलंगाना में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये होता है जापान का फेस्टिवल। कहाँ का है? जापान का। और ये अभी हाल फिलहाल मेघालय के अंदर सेलिब्रेट किया गया था। तो यही पूछ ले क्वेश्चंस कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है जापान के अंदर किया जाता है, एंड इंडिया के अंदर मेघालय। फिर मैंगो शॉवर। मैंगो शॉवर क्या है? एक तरह की स्पेशल विंड है। ये पूछ लेते हैं मैंगो शॉवर कौन से स्टेट में आता है? ये मैंगो शॉवर आता है आपके कर्नाटका के अंदर। ये स्पेशल विंड है जो मैंगो के टाइम, मैंगो जब राइपिंग पकने के लिए तैयार होता तब। फिर टूलिप गार्डन। टूलिप गार्डन का है एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है वो श्रीनगर के अंदर। फिर बात करते हैं कुर्ग। कुर्ग एक इंडिया का ही एरिया है जो आता है कर्नाटका स्टेट के अंदर, और इसको इंडिया का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। कभी घूमने जाना स्कॉटलैंड या कुर्ग, दोनों एक ही जैसे ही लगेंगे आपको। फिर बात करें डिचोकू वैले। डिचोकू वैले ये मणिपुर का वैले है और नागालैंड। इसके डिचोकू वैले अभी इसीलिए चर्चा में था क्योंकि यह नागालैंड में अभी फॉरेस्ट फायर हुआ ना, तो कौन से वैले में लगी? ये डिचोकू वैले। चलो नेक्स्ट, INS सुनन्या। इंडियन नेवी की कोई एक्सरसाइज हुई, उसके अंदर INS सुनन्या पार्टिसिपेट करने गया है। चलो आ जाओ, क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस यही है, विच ऑफ INS एंटर्ड पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज CMF। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज कौन सा INS है जो पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स के अंदर पार्टिसिपेट करने गए? आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा। पोर्ट विक्टोरिया कहाँ है? सेशल्स के अंदर है। एंड ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स में कौन पार्टिसिपेट करने गया? INS सुनन्या। INS सुनन्या में पार्टिसिपेट करने गया। और ये INS सुनन्या कहाँ से गया? ये गोवा डॉकयार्ड के शिपयार्ड से गया। अब बात करते हैं सेशल्स का आया हो। सेशल्स है वो इंडियन ओशियंस में आया हुआ है और इसकी कैपिटल का नाम है विक्टोरिया। और ये कहाँ पे होगी एक्सरसाइज? ये होगी इंडियन पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के अंदर हुई थी। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस इक्वेटोरियल लाइन बिलो कंट्री पार्टिसिपेट। टोटल 34 कंट्री आती है और यूएसए भी आता है। और ये मल्टीनेशन एक्सरसाइज है, बस ये ध्यान रखना, ये मल्टीनेशन एक्सरसाइज। और सेशल्स के अंदर एक आइसलैंड पोर्ट है वो इंडिया के द्वारा बनाया गया, ध्यान रखें इसका। और कौन सा पोर्ट है? विक्टोरिया, सेशल्स। तो ये कहाँ पार्टिसिपेट करने गए? INS सुनन्या। सुनन्या आपने गया है सेशल्स में। आ जाओ, और कौन कौन से IAS इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। INS सुनन्या ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस उसमें पार्टिसिपेट करने गए। पोर्ट विक्टोरिया कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज के साथ। फिर बात करते हैं INS अजय। INS अजय हाई फ्लायर चर्चा में क्यों कहा? ये इसको क्या डीकमीशंस किया गया है 34 ईयर्स सर्विस के बाद, इसको डीकमीशंस कर दिया गया है। फिर INS गोमती को डीकमीशन किया गया है। ये लखनऊ के अंदर ओपन एयर म्यूजियम के अंदर रखा गया है, इसको ओपन एयर म्यूजियम। INS विक्रांत विक्रम नहीं है, विक्रांत है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी।
INS विक्रांत ये 2 सितंबर को लॉन्च किया था और ये एयरक्राफ्ट कैरियर, ध्यान रखना। INS विक्रांत अभी लॉन्च हुआ ही है, तो SSC GD CGL या जितना भी अभी SSC वाला एग्जाम है UPSC दे रहे हो, INS विक्रांत पूछ लेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कौन सा INS लॉन्च किया गया? INS विक्रांत 2 सितंबर को लॉन्च हुआ। INS विजाग ये एक तरह का डिस्ट्रॉयर है। INS तलवार ये एक्सरसाइज है एक तरह की। INS तलवार है जो कटलस एक्सरसाइज हुई थी इंडियन ओशियन के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट करने गया था INS तलवार। जैसे सेशल्स में कौन गया? INS सुनन्या गया ना, उसी तरह INS तलवार कटलर एक्सरसाइज हुई, उसमें पार्टिसिपेट करने गया था। फिर INS सतपुड़ा है ना, USA के अंदर गया है और ये गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। INS सतपुड़ा। INS कुर्की ये कुर्की है, ये डिकमीशन कर दी गई। फिर INS तारागिरी अभी लॉन्च हुई है। INS तारागिरी ये क्या प्रोजेक्ट 17A इसका ही हिस्सा है। प्रोजेक्ट 17A के अंदर 3 बनाए जाएंगे, एक तो होगा नीलगिरी, एक है उदयगिरी, एक का नाम है तारागिरी को अभी लॉन्च किया गया। तो ये पूछ लेगा तारागिरी कौन से आए प्रोजेक्ट के अंदर है? प्रोजेक्ट 17A। या ये पूछ लेगा क्वेश्चन प्रोजेक्ट 17A के अंदर कौन सा INS लॉन्च किया गया था? INS तारागिरी। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को मिला एक और अवार्ड, पोषक अनाज अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? पोषक अनाज अवार्ड 2022 किसको मिला? छत्तीसगढ़ को। IIMR के द्वारा दिया गया। विच स्टेट हैज वॉन द पोषक अनाज अवार्ड 2022? कौन सा स्टेट है जो अभी हाल फिलहाल में क्या जीत गया है? पोषक अनाज अवार्ड 2022 को किसने जीता था? ये जीता है अपने वॉन किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। अब इसके अंदर होता क्या है? ये होता है मिलेट्स के लिए, जो मोटे अनाज होता है ना, जो रागी ज्वार बाजरा, इनमें क्या होता है? हाई प्रोटीन होता है। हाई प्रोटीन जैसे तो हाई प्रोटीन के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, बाजरा मिशन। ये भी कहाँ लॉन्च हुआ? छत्तीसगढ़ के अंदर। एंड मिलेट्स के ऊपर MSP देता है, उसे मिलेगा ये अवार्ड। जैसे कि MSP हाई MSP दी गई मिलेट्स के ऊपर, किसने दी? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो इसको अवार्ड क्या है? अब बात करते हैं 2018 के अंदर ईयर फॉर मिलेट्स डेडिकेट किया गया है, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। UPSC GSI का यही क्वेश्चन था जनरल क्वेश्चंस में, जनरल पेपर में। ईयर फॉर मिलेट डेडिकेट बाय इंडिया, कौन से ईयर? 2018 के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, UN डेडिकेटेड ईयर ऑफ मिलेट्स इन 2023, कौन से ईयर में डेडिकेट करेगा UN? 2023 के अंदर UN मिलेट्स को डेडिकेट करेगा पूरा ईयर। चलो, छत्तीसगढ़ को मिला एक पोषक अनाज अवार्ड, ये क्वेश्चंस पूछेगा आपके। फिर बात करते हैं नेशनल वाटर अवार्ड, ये हमने पिछली बार डिस्कस किया ही। ये है यूपी को मिला है। एंड पोषण अभियान ये कहाँ लॉन्च हुआ? ये झुंझुनू राजस्थान के अंदर लॉन्च हुआ था 2018 के अंदर। पोषण अभियान ये प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए लॉन्च किया था पोषण अभियान। तो पोषक अनाज अवार्ड अलग है और पोषक अभियान अलग है, दोनों ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना। फिर बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये तो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? 101 शगुन के साथ 1 रुपया। ये तो थी 2021 की, जबकि 2020 दूसरी वाली अभी जो हाल फिलहाल में आई उसमें इंडिया 107 नंबर पर पहुंच गया। HDI की बात करें, HDI की रैंकिंग में इंडिया कितना है? 132। फिर बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया? 2013 के अंदर। वन नेशन वन कार्ड इसके अंदर। फिर लॉजिस्टिक के लिए एक स्कीम किसने लॉन्च की? ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। जितने भी है एनालिसिस को साथ साथ लिखा किया जाए, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यही क्वेश्चन है जो आपको बड़ा नंबर देगा और नंबर गेन करने में आपको एक आसान रहेगा। फिर बात करते हैं
ह्यूज वीणा ऑफ माँ सरस्वती इंस्टॉल इन लता मंगेशकर चौक। कौन सी जगह पे? ह्यूज वीणा ऑफ माँ सरस्वती इंस्टॉल। माँ सरस्वती का जो वीणा है वो लता मंगेशकर चौक इन अयोध्या में इंस्टॉल किया गया था, म्यूजिक हारमोनी। और उसके अंदर 92 वाइट लोटस लगाया मार्बल के, जो ये दर्शाते हैं कितने ईयर की हो गई थी लता मंगेशकर की, 92 ईयर की। एंड पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये डेडिकेट किया है। तो क्वेश्चंस यही पूछता है, एग्जामिनर आएगा, ध्यान रखना एग्जामिनर का क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। लता मंगेशकर चौक विल बी नेम एट, कौन सी जगह पे लता मंगेशकर चौक? ये अयोध्या में, अयोध्या में देखने मिले। और इसको इनऑर्गेनेट किसने किया? यूपी के सीएम ने किया। चौक ऑफ अयोध्या ओकेजन ऑफ 93 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट सिंगर लता मंगेशकर जी। और इस चौक का पुराना नाम क्या है? न्याय चौक। तो न्याय चौक का नया नाम क्या हुआ? लता मंगेशकर चौक। एंड और इसको बनाया किसने? मेड बाई पद्मश्री राम सुतार जी ने बनाया। और राम सुतार जी वही है जिन्होंने क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई थी। और लता मंगेशकर जी को किस नाम से जानते हैं? मेलोडी क्वीन, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। एंड लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला? 2001 के अंदर। और इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला हुआ है। और लंदन में हॉल में इन्होंने परफॉर्म भी किया था। और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929। और एज ए राज्यसभा मेंबर भी ये इलेक्टेड हो चुके हैं 1999 में। और लता मंगेशकर अवार्ड भी इस टाइम शुरू हो चुका है। फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड मिला है मोदी जी को। किसको मिला? नरेंद्र मोदी। आने वाले टाइम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया? फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को। ये देखो वीणा इंस्टॉल कर रखा है, ये भी योगी आदित्यनाथ। फिर बात करते हैं अटल ब्रिज। अटल ब्रिज कहाँ पे? गुजरात अहमदाबाद में। ये पेडिस्ट्रियल ब्रिज है, पैर से चलने के लिए ब्रिज अभी लॉन्च किया था अटल ब्रिज। यूनिटी ऑफ द डे 31 अक्टूबर, कौन सा है? 31 अक्टूबर को आता है। और ये 2019 से स्टार्ट किया था। म्यूजिक यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई? मुंबई में, लता मंगेशकर जी के नाम पे। एंड चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम है भगत सिंह जी के नाम पे रखा गया। देवगढ़ एयरपोर्ट झारखंड, इसका नया नाम क्या है? अटल बिहारी जी के नाम पे। अगरतला एयरपोर्ट त्रिपुरा, इसका नया नाम क्या है? महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट। शिवमोगा एयरपोर्ट है कर्नाटका के अंदर, इसका नाम क्या है? इसका नया नाम होगा BS येदियुरप्पा एयरपोर्ट। SSC वालों ध्यान से रखना, आपके ये क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे, तो इसमें आप चूक ना करें। फिर बात करते हैं वर्ल्ड रेबीज डे। वर्ल्ड रेबीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 सितंबर को। रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ, ये इसकी थीम है। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये होता है डॉग से बाइट कर जाने पर, ये इसका रैबिडो वायरस है उसके द्वारा फैलता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है साइंस के पर्सपेक्टिव से, कौन सा वायरस होता है? रैबिडो वायरस, ये भी ध्यान रखना। या हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन से होता है ऑन विच डे वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेट, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 सितंबर को। बात करते हैं 28 सितंबर को ही क्यों किया? लुई पास्चर जी का बर्थडे है, वो सेलिब्रेट किया जाता है इसी दिन। और इनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है वो 2007 से फर्स्ट सेलिब्रेट स्टार्ट हुआ है। और वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 28 सितंबर। वर्ल्ड रेबीज डे ये क्या है? ह्यूमन से डॉग के बीच में जो फैलने वाली डिजीज है, इसकी थीम क्या है? वो थीम आपसे पूछी जाएगी, ध्यान से लिख लेना। 1 हेल्थ 0 डेथ, 1 हेल्थ 0 डेथ एंड 0/30 गोल्स ग्लोबल। ये WHO की क्या थीम है? 0/30 ग्लोबल गोल्स। एनवायरमेंट को, ह्यूमन एनिमल्स को, एनिमल हेल्थ, किसी को भी फ्री मतलब अफेक्ट नहीं किया जाए। फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछ ले, इंडिया का फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट कौन सा है? जो अभी रेबीज फ्री हो गया है, वहाँ पे कोई भी रेबीज का एक भी वायरस का या इन्फेक्टेड पीपल नहीं बनेगा।
वो है गोवा। कौन सा स्टेट है? गोवा। ये लो, भगत सिंह जी, इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी आती है 28 सितंबर को, और इनका जो बर्थडे है उसको मना, डेथ एनिवर्सरी है उसको शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगत सिंह जी को 28 सितंबर 1900 से उनको इनका बर्थ होता है। एंड इन्होंने 1926 में एक ग्रुप बनाया, नौजवान भारत सभा। फिर इनको फर्स्ट मोमेंट के प्रिजनर रहे हैं ये लाहौर 1927 के अंदर, और 1929 के अंदर इन्होंने असेंबली हॉल पे बम ब्लास्ट किया था, और इसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड एग्जीक्यूट किया जा गया इनको 23 मार्च 1931। और इन्हीं की याद में हम शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। और इनकी दो बुक है, YIM एंड दूसरी बुक का नाम है जेल डायरी। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कभी भी पूछ लेते हैं, तो इन सब क्वेश्चनों में आप गड़बड़ी न करें। और इस बार जो एनिवर्सरी मनाई गई बर्थडे की, वह है इनकी 115 एनिवर्सरी, मतलब 115 एनिवर्सरी। ये देखो मीटिंग कर रहे हैं अपने चर्चा में। ये वही है, कल हमने जल सेतु ऐप पढ़ा था उसके बारे में। और एक और हो गया, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी बेस्ड एनक्लोपीडिया लॉन्च हुआ है। ये देखो, एनक्लोपीडिया ऑफ ए ट्राइबल इन ओडिशा। ओडिशा सरकार ने कौन सा लॉन्च किया है? इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी बेस्ड एनक्लोपीडिया लॉन्च हुआ है। तो कौन से स्टेट ने? ओडिशा ने। क्वेश्चन यही बनेगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखें और स्टार मार्क लगा दो इसका, बनेगा 100% क्वेश्चन आएगा। विच स्टेट हैज रिलीज इंडिया फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी बेस्ड एनक्लोपीडिया? वो है ओडिशा स्टेट के अंदर। और ये कब लॉन्च हुआ था? 26 सितंबर को ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने। और 22% ट्राइबल पॉपुलेशन है वो आपको कहाँ देखने मिलती? ओडिशा में। और इसके अंदर टोटल 5 वॉल्यूम लॉन्च किए गए हैं। फिर बात करते हैं नेशनल ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और लेटेस्ट ट्राइबल म्यूजियम है, ये देखो ट्राइबल म्यूजियम, ट्राइबल के लिए एनक्लोपीडिया है, ये लॉन्च किया, ये वहाँ के CM हो गए। ट्राइबल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 अगस्त को। लेटेस्ट ट्राइबल म्यूजियम कौन सा है? गुजरात के अंदर बना हुआ है। फर्स्ट ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बनाया था? झारखंड के अंदर। एंड मैक्सिमम SC पॉपुलेशन कहाँ है? यूपी में। और ST की पूछे तो कहाँ है? MP में। लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा है वो लार्जेस्ट रामसर साइट है। और टोटल रामसर साइट कितनी हो गई? 75। और बात करते हैं ओडिशा के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है? भितरकनिका नेशनल पार्क है, वो ओडिशा में देखने को मिलता है। और बात करते हैं SC ST के लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 338। कौन सा आर्टिकल है? 338 आर्टिकल है ये NC ST के लिए। और ये बनाया गया था 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1990 के अंदर, उस टाइम इसको बनाया गया था। एंड फिर 89 कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट हुआ था 2003 के अंदर। इसके अंदर 2 आर्टिकल बन गए, SC के लिए अलग है और ST को रिजर्वेशन के लिए अलग है। SC के लिए जो आर्टिकल है वो 338 है, जबकि ST के लिए है वो 338 कैपिटल A। जितना भी आपको डिटेल में एनालिसिस बताया जा रहा है उसको ज़रूर नोट कीजिए, आपको एग्ज़ाम में यही हेल्प करेगा और यही आपके स्कोरिंग रहेगा मेन। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये रामबाण साबित होंगे। पैन इंडिया क्रैकडाउन ऑन PFI। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा PFI, इसको बैन कर दिया गया गवर्नमेंट ने। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये हिजाब के लिए, रेप केस, कॉन्स्टिट्यूशन असेंस अमेंडमेंट, इन सब के ऊपर ये लोग क्या कमेंट करते थे, तो इसको होम मिनिस्टर ने इसको बैन कर दिया 5 ईयर के लिए। PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेगा, मतलब बनेगा।
और ये एनरोलमेंट इन टेरर एक्टिविटी, ये किस में एनरोलमेंट है, टेरर एक्टिविटी में इनको एनरोलमेंट देखा गया है, इसीलिए इनको बैन कर दिया गया। और किसके अंदर बैन किया है इसको, एज ए अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर सेक्शन 3 अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटेशन एक्ट 1970 ईयर के लिए 1970 के अंदर बना है, और इसको पीरियड ऑफ 5 ईयर के लिए इसको बैन कर दिया गया। पीएफआई का फाउंडेशन ईयर है वो कौन सा था, 2007 2007 के अंदर ये बनाया गया था। साउथ इंडिया के लिए चलता है, बट इन्होंने क्या हुआ, पीस एंड सिक्योरिटी को ब्लॉक कर दिया, इसके लिए इनको बैन किया। बट एग्जामिनर आपसे बॉम्ब सवाल तो अब आए, ये पूछेगा ये कौन से लॉ के अंदर था बनाया गया, ये बैन किया गया है, बैन किया है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटेशन एक्ट 1967 के अंदर। ये अधिकार देता है होम मिनिस्टर को, सेक्शन 3, कि आप इस तरह की एक्टिविटी होती है, टेरर एक्टिविटी, पीस एक्टिविटी या सिक्योरिटी ब्लॉक एक्टिविटी, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को आप बैन कर सकते हैं। तो इसको एस्ट्रिक मार्क लगा के लिख देना। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटेशन एक्ट 1967 का क्लोज नंबर 3। फिर बात करते हैं ये मिसाइल का टेस्टिंग फायर हुआ है डीआरडीओ ने। क्वेश्चन है, डीआरडीओ कंडक्ट 2 सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ ए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS मिसाइल टेस्ट की, कहाँ से की है इसको, चांदीपुर कोस्ट से ओडिशा में, और ओडिशा में की है। और ये डीआरडीओ की सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट हुई। यह है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, कौन सा है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर, ये मैन और पोर्टेबल है, उसी के साथ शॉर्ट रेंज है, मैन है जब ले जा भी सकते हैं इसको, पोर्टेबल है, शॉर्ट रेंज भी है, वर्क फॉर एयर डिफेंस के लिए। सरफेस टू एयर सिस्टम है, इसकी रेंज 8 किलोमीटर है, जबकि स्पीड है ये हाइट 4.5 किलोमीटर तक ये क्या कर सकता है, कवर करेगा, 415 किलोमीटर। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ध्यान रखिए इसका नाम, ओडिशा के चांदीपुर VS वेरी शॉर्ट रेंज के नाम से है। फिर लो आगे, गवर्नमेंट अपॉइंट लेफ्टिनेंट जनरल, ये क्वेश्चंस आपके एस्ट्रिक मार्क लगा के लिख दो, इम्पोर्टेंट है, बनेगा मतलब बनेगा। सेकंड CDS है, गवर्नमेंट अपॉइंट लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड नेक्स्ट एज ए CDS, ये CDS बने इंडिया के सेकंड CDS। और इन्होंने बालाकोट का जो सर्जिकल स्ट्राइक होता उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, और ऑपरेशन सनराइज हुआ था म्यांमार के अंदर, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी उपलब्धियों को देखते हुए इनको क्या बनाया गया, नेक्स्ट CDS बनाया गया है। नेक्स्ट CDS होंगे अनिल चौहान जी, यही बने। और फर्स्ट इनको तो सैल्यूट, बिपिन रावत जी, इनका तो फर्स्ट जो चीफ डिफेंस स्टाफ बनाया है, फर्स्ट ये पोस्ट बनी थी 1 जनवरी 2020 के अंदर। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सारे मिले होते हैं इनको, बिपिन रावत जी को। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान, अनिल चौहान जी प्रमुख मिशन पौड़ी के रहने वाले, उत्तराखंड के, और ईस्टर्न में बहुत अच्छा वार किया, और ऑपरेशन सनराइज हुआ था म्यांमार की सेना पे उग्रवादियों को भगाने में। और बालाकोट सर्जिकल एयर प्लानिंग हुई थी, उनमें भी इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था प्लानिंग। ये है फीफा ने एक 3 एपिसोड की एक सीरीज लॉन्च की लाइव, तो ये किसके लाइव के ऊपर लॉन्च की है, इंडियन फुटबॉल प्लेयर, ये है सुनील छेत्री जी, 3rd नंबर पे थे सुनील छेत्री जी के नाम पे। तो क्वेश्चन यही होता है, फीफा हैज़ रिलीज 3 एपिसोड सीरीज ऑन लाइफ एंड करियर ऑन विच फुटबॉल प्लेयर, किस फुटबॉल प्लेयर के नाम के लाइफ एंड करियर के बेस पे उन्होंने 3 एपिसोड की एक सीरीज लॉन्च की थी, सुनील छेत्री जी, जिसका नाम है कैप्टन फैंटास्टिक। सीरीज का नाम क्या है, कैप्टन फैंटास्टिक। बात करते हैं रोनाल्डो, सुनील छेत्री जी 1984 का इनका जन्म है, और 3rd हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर है, 84 गोल, जबकि रोनाल्डो के कितने हैं, 117 गोल्स हैं इनके। और सेकंड पे कौन है, मेसी
फर्स्ट पे रोनाल्डो पुर्तगाल से खेलते हैं, मेसी अर्जेंटीना से खेलते हैं, जबकि सुनील छेत्री जी इंडिया से खेलते हैं। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? जूरिच में है। और फीफा 2022 का दोहा कतर के अंदर अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। और बात करें दुरंत कप किसने जीता था? बेंगलोर ने। और फीफा वुमेन का अंडर 17 का जो मैच है वो इंडिया के अंदर होगा, यूएसए मैक्सिको इनर। और बात करते हैं प्लेयर ऑफ ईयर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, ये सारे इनको किसको दे रखे हैं? सुनील छेत्री जी को मिल चुका है। तो ये था आज का सेशन। तो यही है आपका कहना कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, आपने बहुत अच्छे जितना भी एनालिसिस बताया उसको नोट किया होगा। प्लीज़ कृपा करके एक बार आप नोट कीजिए, थोड़ी थोड़ी हैबिट बनाइए, थोड़ी हैबिट में लाइए, आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो नॉलेज है अपने आप गेन होगा एंड यू विल बी वन डे अचीव योर गोल्स। आपको एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगेगी। बस आप कंटिन्यू बने रहे इस चैनल के साथ और सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की मुझे थोड़ी ज़रूरत है। उसके बाद आपको एक नए ही अंदाज में और ही ज़्यादा वीडियो सारे एग्ज़ाम के लिए देखने को मिलेगा, चाहे एसएससी, बैंकिंग, सीईटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इनके लिए। और इसके साथ जियो साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम आ रहा है, तो जियो साइंटिस्ट के लिए मैं जियोलॉजी की वीडियो एंड जीएसआई का फर्स्ट पेपर उसके लिए भी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ कृपा करके मेरे साथियों, आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। थोड़ा लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। एक लाइक और शेयर ही तो करना, आपके एक लाइक और शेयर से इतना अच्छा कंटेंट बनता है। और आप जब तक सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो मैं आगे कैसे कर पाऊँ? बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, यही मेरी से आपसे गुजारिश है। थैंक यू।